बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रीजन फॉर द फेलियर्स ऑफ बोर्स मॉडल। बच्चों, ऑलरेडी हमने ये टॉपिक लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसमें एक पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कंसीडर नहीं किया गया था। नाउ द सेकेंड रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल was it contradicts Heisenberg's uncertainty principle। देखो, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसे कि हमने स्टडी किया कि अगर हम एक ही टाइम पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट पोजीशन एग्जैक्टली, there becomes more uncertainty in velocity, and if we try to find out velocity exactly, then there will be more uncertainty in position। नील बोहर ने जो डिस्कस किया उसने सम फिक्स्ड एनर्जी पाथ के बारे में बताया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन सम स्टेशनरी पाथ में रिवॉल्व करता है। अगर बच्चों मैं ये कहूं कि उसने इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री के बारे में डिस्कस किया, ट्रेजेक्ट्री यानी कि किस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री के बारे में फाइंड करना है तो बच्चों हमें पैरामीटर पता होना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की क्या है। अगर उसमें कुछ सर्टेन फोर्सेस लगती हैं, उन फोर्सेस के बारे में हमें पता है किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और इस पैरामीटर के जानने के बाद व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे बच्चों एक ट्रेन है, ट्रैक पर चल रही है, अगर उसका फिक्स ट्रेजेक्ट्री है, उसकी इनिशियल पोजीशन हमें पता है और हमें उसकी वेलोसिटी के बारे में पता है, तो हमें उसकी नई पोजीशन आफ्टर टाइम टी पता लग जाएगी, एंड दस वी कैन नो इट्स पाथ या इट्स ट्रेजेक्ट्री। ऐसे ही बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री पता लगाने के लिए हमें उसमें जो फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड विद व्हाट वेलोसिटी द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, दिस ऑल शुड बी नोन। मगर हेसनबर्ग के हिसाब से इन दोनों चीजों को एक टाइम पर करेक्टली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इफ दीज टू पैरामीटर्स कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, तो फिर ट्रेजेक्ट्री के बारे में हमने बात कैसे की। तो इसका मतलब कि अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है और उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली नोन है, तो देयर विल डेफिनेटली बी सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर। उसकी पोजीशन में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होगी, हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट जो डेफिनेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है उसकी जगह पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। और इस तरीके से बच्चों ऑर्बिटल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और जो फिक्स पोजीशन की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्म को इस्तेमाल किया गया। तो बच्चों लेटर ऑन इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक रिजॉल्व किया गया। वर्नर्स हेसनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में फिर से इसके ऊपर काम किया, अपनी एक नई थ्योरीज दी। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जब मोशन को फाइंड आउट करते हैं तो हमें उसके सिर्फ पार्टिकल नेचर को कंसीडर करना होता है। ये हमारा पॉसिबल कब है, जब पार्टिकल बड़े हों, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। बट जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले निकले, लॉज निकले, उसके अंदर वेव कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड नहीं है। तो हम यहाँ पर पोजीशन, वेलोसिटी, सारे के सारे जो न्यूटन्स लॉ के फॉर्मूले हैं
हम ऑब्जेक्ट की मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू प्लस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ऑल दीज फॉर्मूले कैन बी स्टडीड इन क्लासिकल मैकेनिक्स। मगर बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब हमने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को अंडरस्टैंड किया, माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, तो उसके हम वेव कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर नहीं कर सकते। इट मीन्स वी नीड टू यूज द ड्यूअल बिहेवियर, पार्टिकल भी और वेव भी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब मोशन को अंडरस्टैंड किया गया तो उसमें पार्टिकल और वेव लाइक कैरेक्टर दोनों को यूज किया गया, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के कुछ पैरामीटर्स को फाइंड आउट किया गया, जैसे एनर्जी को फाइंड आउट किया गया, पोजीशन को फाइंड आउट किया गया। और बच्चों जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के जो फॉर्मूले डेराइव किए गए, अगर हम उन पार्टिकल्स को बिगर पार्टिकल्स पर लेकर आ जाएं और उन्हीं फॉर्मूले को मॉडिफाई करें, जिसमें कि वेव कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है फॉर द बिगर बॉडीज, तो ये देखा कि ऑल द फॉर्मूलेज which were derived in classical mechanics that again were derived from the quantum mechanics। एंड बच्चों जब वेव पार्टिकल डुअलिटी को कंसीडर किया तो स्क्रोडिंजर ने इक्वेशन दी, नेम्ड एज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। उसने मैथमेटिकल जो इक्वेशन दी दैट इज H psi इज इक्वल टू E psi। यहां पर बच्चों E एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसमें psi हमारा ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, H हमारा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसमें बच्चों हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे हम pH पढ़ते हैं, pH क्या होता है? pH होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। जैसे बच्चों यहाँ ऑपरेटर क्या है? P, which gives the certain relationship with H and it makes it minus negative logarithm of हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। सिमिलरली H एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। और बच्चों यहाँ पर जो E है, मैंने कहा ये एनर्जी है, दिस इज द टोटल एनर्जी। एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है? एनर्जी बच्चों जैसे हो सकती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इसमें अट्रैक्शन में एनर्जी हो सकती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई इवन इफ दे आर जस्ट मूविंग, इनमें हमारी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी रिपल्सिव फोर्स में भी आएगी, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन या कहीं न्यूक्लियस आपस में रिपेल करेंगे, तो इट मीन्स दिस एनर्जी इंक्लूड्स ऑल द काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ड्यू टू दिस कूलम्बिक इंटरेक्शन। और इस तरीके से बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व किया गया। इस इक्वेशन को 3 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल फॉर्म में मेंशन करते हैं। ये डिफरेंशियल फॉर्म है बच्चों स्क्रोडिंजर इक्वेशन की, दैट इज डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ब्रैकेट में ई माइनस वी डिवाइड बाई एच। ई टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। यहां पर बच्चों साई हमारा वेव फंक्शन है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, एक्स वाई और जेड हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो इसने कुछ सॉल्यूशन दिए। जैसे हम जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे ही इस इक्वेशन से जो रिजल्ट्स मिले, एक तो हमें रिजल्ट मिला बच्चों पॉसिबल एनर्जी लेवल्स का, यानी ई, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, यानी इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है, हमें उसके बारे में पता लगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू
द गिवन वैल्यू ऑफ साई। यानी हमें जो इसके सॉल्यूशन मिले उसमें बच्चों ये क्वांटम नंबर थे n, l, m, इनकी हमें वैल्यूज मिली, जिसको लेटर ऑन हम कहते हैं n ये कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। साई जैसे हमने कहा बच्चों एक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस रिलेशनशिप गिव्स द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन। ये लाइन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कितना इसका स्लोप है विच इज डिनोटेड हियर बाय m, कहाँ पर ये y एक्सिस को कट कर रही है, इसका इंटरसेप्ट क्या है। As this line give the information about the slope and intercept, ऐसे ही बच्चों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस जब रिजल्ट देती है तो हमें साई की जो वैल्यूज मिलती हैं उसे हम पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो है लोकेशंस क्या हैं, n, l, m की वैल्यूज क्या हैं। यानी वेव फंक्शन की जो वैल्यूज है वो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। और ऐसे ही अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमें आइडिया देगी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी है। ये जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए निकाला गया। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कुछ अप्रॉक्सीमेट मेथड लगाए गए। अप्रॉक्सीमेट मेथड्स वर अप्लाइड। जैसे ही हमें पता है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो देयर विल बी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यानी जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे, ऑर्बिटल्स विल बी कंट्रैक्टेड। कहने का मतलब एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। हाइड्रोजन एटम के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी जो एनर्जी है वो सिर्फ नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करेगी। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में, तो सिर्फ n से काम नहीं चलेगा, तो n के साथ साथ हमें l भी यूज करना पड़ेगा। यानी कि 2 क्वांटम नंबर विल बी यूज टू स्पेसिफाई इट्स एनर्जी। तो बच्चों हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम लिख रहे हैं। जो हमने मैकेनिकल मॉडल को पढ़ा तो उससे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स निकल कर आए, सबसे पहला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। या हम लिख सकते हैं इसको बच्चों कि इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक वैल्यू, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं होगी, एंड दैट इज गिवन बाय द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। और जो एनर्जी की कैलकुलेशंस हुई हैं किससे, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से, उसके अंदर पार्टिकल ही नहीं उसके वेव कैरेक्टरिस्टिक को भी कंसीडर किया गया है। इट मींस ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एंड देन दैट फॉर्मूला इज डेराइव्ड टू फाइंड एनर्जी। इसमें बच्चों हेसेनबर्ग प्रिंसिपल को भी ओबे किया गया है, क्योंकि यहां पर एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री की बात नहीं हुई, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, जो कि साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि साई, यहां पर साई से रिप्रेजेंट किया गया है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई। और बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से ये पॉसिबल हो पाया कि इस साई से हम जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर पाए। एंड लास्टली जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा होगी, वो भी साई से ही निकला।
if we simply square the side, this will give us the value of probability density, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना कहां पर ज्यादा है। थैंक यू बच्चों।